हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो हमारा टारगेट क्या रहता है? हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को क्रैक करना। ओके, सो आपको क्या मिलता है फिलर फॉर्म से? आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलता है, आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलता है ना, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज मिलते हैं, आपको फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है। तो ये सारे नोट्स जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे www.ugc-net.com। ओके, सो आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं, ये फ्री क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिएगा। ओके, फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आते हैं, उसको भी आप इंस्टॉल करो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो वहां से भी आप मॉक टेस्ट और क्विजेस दे सकते हैं। ओके, ये 2 बजे क्लास जो है एमसीक्यू क्लास, इसको आप मिस मत कीजिएगा, पेपर 1 के लिए रहता है ये, ठीक है। हाँ, सो अगर आपने इसको मिस किया आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो डेली होता है ये। तो ये है फिलर फॉर्म के अचीवमेंट, जेआरएफ अचीवर्स, और ये नेट अचीवर्स है जो नेट क्वालिफाई किया है। ओके, सो आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। ओके, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपना थम्स अप दे दीजिएगा ताकि हम आज के एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, सो थम्स अप दे दीजिए ताकि हम इस आज के एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आर यू रेडी? So let's begin. Let's get started. So let's start our today's MCQ series. तो ये रहा आपके सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which of the following variables cannot be expressed in quantitative terms? Quantitative terms में हम किसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, cannot be, ठीक है। A socio-economic status, B marital status, C numerical aptitude, D professional attitude। ठीक है, हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर करो सब। चलो वेरी गुड, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ठीक है। प्रोफेशनल एटीट्यूड, देखो प्रोफेशनल एटीट्यूड को हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको थोड़ा सा। देखो जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में देखते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें आएगा, ठीक है। हाँ, या जिसको हम काउंट कर सकें। ओके, हाँ। तो प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है एक शख्स का, इट इज द वे ऑफ लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स, यानी हम कैसे देखेंगे, यानी बाकी जो हमारी चीजें होंगे या कोई मैटर होगा, कोई बात होगी, उसको हम कैसे देखेंगे, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, वो प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है। इट इज द परस्पेक्टिव एट विच द थिंग्स आर डील्ड विद इन ए जॉब और इन ए ऑक्यूपेशन। तो ये कौन सा परस्पेक्टिव है कि इसमें हम चीज़ों को कैसे ले लेंगे, है ना, या बातों को कैसे देखेंगे हम, या किसी की बात को कैसे देखेंगे, हैं इन्हें एक या किसी जॉब में होगा या किसी ऑक्यूपेशन में है, तो उसमें हम चीज़ों को कैसे संभालेंगे, कैसे देखेंगे, ठीक है। तो दैट इज प्रोफेशनल एटीट्यूड, दैट इज प्रोफेशनल एटीट्यूड। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव में, जो हम बोलेंगे कि इन्हें इसको हम, यानी कोई बात बोलना कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना, कोई चीज़ होगा उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो ये हम बोलेंगे कि ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ऐसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है ये इनकम से रिलेटेड होता है, सो दैट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ये दिखाता है हमें क्वांटिटेटिव टर्म, न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कौन कितना रिच है ना, हाँ, तो वो दिखाता है वहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म। इसी तरह कौन कितना पुअर है ना, तो वो भी वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दिखाता है, ठीक है। हाँ,
तो इनकम के साथ किसकी कितनी इनकम है, ईयरली कितनी इनकम है ना, मंथली कितनी इनकम है, ये हम बता सकते हैं। तो ये सारा क्वांटिटी टर्म्स के रिलेटेड आता है। ओके, तो इस तरह मैरिटल स्टेटस है, तो ये भी आता है, इसको हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मैरिड होता है, कोई अनमैरिड होता है, कोई डाइवोर्स होता है, कोई विडो होती है ना, तो ये सारे हम नंबर में हम एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल किसी सिटी में कितने मैरिड लोग हैं, है ना, हम बोलते हैं कि सिटी में 1200 लोग जो है वो मैरिड है, ठीक है, या 500 जो है वो अनमैरिड है ना, या 10 लोग वो है जो डाइवोर्स्ड है ना। तो ये हम बोलते हैं मैरिटल स्टेटस भी किस में आएगा, क्वांटिटेटिव टर्म में। इस तरह न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो ये तो नेम ही दिखाता है ना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये तो नेम ही दिखाता है, ये इंडिकेट करता है किसको, न्यूमेरल को, एक नंबर को, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो और आंसर करो। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज एसेंशियल इन, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल किस में जरूरी होता है, चलो इसको पढ़ो और आंसर करो सब। ए सर्वे मेथड, बी एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी केस स्टडी, डी क्लिनिकल मेथड। यानी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल किस में जरूरी होता है, यानी जो रिप्रेजेंट सारे को करेगा, जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वो कौन सा आएगा इसमें, सर्वे मेथड आएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड आएगा, केस स्टडी आएगा, या क्लिनिकल मेथड आएगा। चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट सर्वे मेथड। देखो सर्वे मेथड जब हम करते हैं या सर्वे जो हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सैंपल हम लेते हैं वो सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरह हम एक्सपेरिमेंटल मेथड ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक होता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होता है। इस तरह केस स्टडी में इसमें एक इंडिविजुअल हो सकता है ना, एक इंडिविजुअल सारे को नहीं कर सकता रिप्रेजेंट, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, है ना, वो केस स्टडी में। तो इस तरह क्लिनिकल मेथड, ये साइकोलॉजिकल मेथड जो है क्लिनिकल मेथड, ठीक है, तो ये भी इस मतलब पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। देखो सर्वे में जो हम लेते हैं सैंपल तो वो सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। While the statistical measure based upon एंटायर पॉपुलेशन, यानी स्टैटिस्टिकल मेजर जो हम करते हैं उसको हम पूरे पॉपुलेशन पे कर देते हैं, इस कॉल्ड पैरामीटर, उसको पैरामीटर बोलते हैं। इस तरह मेजर बेस्ड अपॉन सैंपल, जब हम सैंपल को मेजर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सैंपल पैरामीटर, इन्फरेंस, स्टैटिस्टिक, नन ऑफ द अबव। स्टैटिस्टिक है। चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। हाँ, स्टैटिस्टिक जो है तो इसको हम बोलते हैं कि यानी ये मेजर करते हैं हम एक सैंपल पे, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो। रिसर्चर सिलेक्ट्स अ प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड। एक रिसर्चर सिलेक्ट करता है प्रोबेबिलिटी सैंपल, ठीक है, कितना, 100, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में, इसको क्या कहेंगे, ए कोटा सैंपल, ए सिंपल रैंडम सैंपल, ए स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल, ए सिस्टमैटिक सैंपल। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, है ना, इसका बी पार्ट आएगा। ओके,
सो सिंपल रैंडम सैंपल, उसने कौन सा टेक्निक यूज की है? उसने उस वक्त सिंपल रैंडम सैंपल यूज किया होगा, है ना। हाँ, तो इन्हें प्रोबेबिलिटी में आता है, इनमें सिंपल रैंडम कोटा सैंपल आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, ये तो हेटेरोजेनियस ग्रुप के लिए होता है ना। सिस्टमैटिक भी जब हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन सैंपल होगा या पॉपुलेशन होगी तब हम सिस्टमैटिक लेते हैं। तो इसने ले लिया 100 सैंपल ले लिया है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन में दैट कम्स अंडर, यानी हर एक को इक्वल चांस मिला हुआ होगा, ठीक है। तो दैट इज सिंपल रैंडम सैंपल। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और आंसर करो। टू एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च द सैंपल शुड बी, अगर हमें रिसर्च की एक्यूरेसी देखनी होगी तो हम हमारा सैंपल क्या होना चाहिए? टेकन रैंडमली, हमें रैंडमली लेना है उसको, फिक्सड बाय कोटा, हम कोटा से लेना होगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, परपजिव, ठीक है। हाँ, चलो आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। यानी जब हमें एक्यूरेसी देखनी होती है रिसर्च की, तो उसमें सैंपल जो होता है वो सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर लेता है ना। ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बनता है कौन? सैंपल। फॉर हमने 500 ले लिया है 5000 लोगों में से, या 1000, या हम बोलेंगे 4000 हमारे पास पॉपुलेशन, उसमें हमने 1000 ले लिया है, तो वो हाँ 1000 क्या बन गया है? वो बन गए वहां पे सैंपल। तो जो वो पूरे 5000 को या 4000 को रिप्रेजेंट कर लेगा। ओके, सो ऐसे एक्यूरेसी निकल के आती है हमारे रिसर्च की। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। ए रिसर्चर कैन कीप द सैंपल साइज लो इफ पॉपुलेशन इज, एक रिसर्चर रख सकता है सैंपल साइज को कम इफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन क्या होगी? हेटेरोजीनियस, इनएक्सेसिबल, होमोजीनियस, ऑल द अबव। चलो करो आंसर सब, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, फिर आंसर कर लो। यहाँ पे थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना। रिसर्चर कैन कीप द सैंपल साइज लो, यानी उसको सैंपल साइज लो रखना है कब? जब पॉपुलेशन होगी हेटेरोजेनियस, अगर होगी इनएक्सेसिबल, होमोजेनियस, ऑल द अबव, है ना। चलो सब आंसर करो, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, होमोजीनियस, है ना। यानी रिसर्चर को उस वक्त सैंपल कम रखना है जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होगी, यानी सेम होंगे सब, ठीक है। उनमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सबों के एक जैसे होंगे, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग वुमेन जो है वो सारे काम करते होंगे किसी एक खास डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो वो होमोजीनियस पॉपुलेशन है, तो वहां पे हम सैंपल साइज कम ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। हाँ, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, यानी कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे जब हमारी पॉपुलेशन लिमिटेड होगी, फाइनाइट होगी, ठीक है। ए एरिया सैंपलिंग टेक्निक, बी पर्पस सैंपलिंग टेक्निक, सी सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक, डी नन ऑफ द अबव। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो। देखो जिनका क्वेश्चन रॉन्ग होता है डो नॉट वरी, ठीक है, ये सीखने का टाइम है, बट इसको याद रखो, इसको नोट डाउन करके रखो, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक, ठीक है। जब पॉपुलेशन कम हमारी होगी, लिमिटेड होगी, है ना, तो उस वक्त हमें क्या करना है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक यूज करनी होगी। ओके, सो आप इसको ध्यान में रखना,
माइंड में रखना है इसको, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। ओके, सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। क्लस्टर सैंपलिंग इज यूज्ड व्हेन, क्लस्टर सैंपलिंग हम कब इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, ए पॉपुलेशन स्कैटर्ड एंड सैंपल साइज इज टू बी केप्ट लार्ज, हम पॉपुलेशन को यानी पॉपुलेशन जब स्कैटर्ड होंगे यानी बिखरी हुई होगी और सैंपल साइज तो हमें लार्ज रखना होगा, उस वक्त हम यूज करेंगे क्या? बी पॉपुलेशन इज हेटेरोजीनियस, हमारी पॉपुलेशन जो होगी वो डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे, है ना। सी लॉन्ग सर्विस नीडेड, यानी हमारी जो सर्वे होगी वो लॉन्ग होगी, है ना, लंबे अरसे तक चलेगी। डी बोथ ए एंड सी, क्या ए एंड सी आएगा? ओके, सो आप आंसर करो सब। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। ठीक है, हाँ, तो डी पार्ट इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। क्लस्टर सैंपलिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? स्कैटर्ड होगी, बिखरी हुई होगी, है ना, यानी दूर दूर तक होगी, हाँ? और उसमें हमारा जो सैंपल साइज होगा वो लार्ज होगा, लार्ज रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह पॉपुलेशन अगर हिटेरोजीनियस होगी, डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे, ठीक है, तब हम ये नहीं, बी पार्ट नहीं, सी आएगा, लॉन्ग सर्विस नीडेड। अगर हमारे को यानी जो सर्वे होगा उसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत अरसे तक चलेगा, ठीक है, तो उस वक्त हम क्लस्टर सैंपलिंग यूज करेंगे। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, हाँ, ये ध्यान में रखना, पॉपुलेशन हेटेरोजेनस ये नहीं आएगा। ओके, जब हमारी पॉपुलेशन हेटेरोजेनस होगी, डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे, तब हम स्ट्रैटिफाइड लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखना। तो ये वाला इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ए और सी ऑप्शन आएगा, यानी बोथ ए एंड सी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ो और आंसर करो। A researcher divides his population into certain groups and fixes the size of the sample from each group. It is called. एक रिसर्चर डिवाइड करता है पॉपुलेशन को यानी डिफरेंट ग्रुप्स में एंड फिक्सेस द साइज ऑफ द सैंपल, और फिर उसके बाद वो एक सैंपल लेता है, फिक्स कर लेता है उन ग्रुप्स में से, यानी हर एक ग्रुप में से। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड सैंपल, कोटा सैंपल, क्लस्टर सैंपल, ऑल द अबव। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। यानी जब ग्रुप्स में डिवाइड होगी पॉपुलेशन, तो फिर उन ग्रुप्स में से रिसर्चर जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो साइज ये सैंपल को सिलेक्ट कर लेता है उन्हीं ग्रुप्स में से, तो उसको क्या कहते हैं? तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, कोटा सैंपल, यानी कोटा लेते हैं। ठीक है, हाँ, हमारे पास फॉर 5 ग्रुप्स है, हमने 5 ग्रुप्स में बांट दिया है उनको, है ना। उसके बाद 5 ग्रुप्स में से हर एक में से 4 मैं लेता हूं, या मैं लेता हूं 5। ठीक है, तो 5 4 अगर मेरे पास 5 ग्रुप्स है तो 5 मैं हर एक में से लेता हूं, तो वो बन गए 25 मेरा सैंपल, दैट बिकम्स कोटा सैंपल। ओके, ये ध्यान में रखना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सेकंड क्वेश्चन 10, इसको पढ़ो और आंसर करो। If a researcher selected 5 schools at random and then interviewed each of the teachers in those 5 schools, the researcher used, यानी एक रिसर्चर सिलेक्ट कर लेता है 5 स्कूल्स को, ठीक है, अपने सैंपल के लिए, तो उसमें से वो इंटरव्यू कर लेता है हर एक टीचर को जो उन 5 स्कूल्स में है। तो उस वक्त रिसर्चर क्या यूज करता है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सी क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, डी नन ऑफ द अबव। चलो करो सब आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। ओके, तो सी पार्ट इसका आंसर आएगा। ओके, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, तो उस वक्त हम बोलेंगे उस रिसर्चर ने क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग यूज
चूज किया है, ठीक है। यानी 5 स्कूल्स ले लिए हैं और इन 5 स्कूल्स में से इंटरव्यू किया है हर एक टीचर को, तो दैट कम्स अंडर क्लस्टर। ओके, उसने क्लस्टर ले लिया है तो उसमें से जो सैंपल था उसका इंटरव्यू किया है, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर, यहाँ पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग है ना, इक्वल चांस मिलता है हर एक को, है ना। हाँ, ऐसा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग वो हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन जब होगी, है ना, ये आप ध्यान में रखना। तो सी पार्ट इसका आंसर आएगा। ओके, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which of the following terms best describes data that were originally collected at an earlier time by a different person for different purpose? यानी इनमें से कौन सा डेटा डिस्क्राइब करता है कि जो ओरिजिनली पहले कलेक्ट किया हुआ किसी और ने और मतलब किसी और पर्पस के लिए, ठीक है। तो वो प्राइमरी डेटा बनता है, सेकेंडरी डेटा बनता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा बनता है, नन ऑफ द अबव। किसी दूसरे शख्स ने उसको कलेक्ट किया है पहले, उसके बाद जब उसको यूज किया जाता है ना डिफरेंट पर्पसेस के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं उस डेटा को। ओके, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, एक्सपेरिमेंट डेटा या नन ऑफ द अबव। यानी पहले उसको कलेक्ट किया गया, उसके बाद उसको यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए। चलो आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, सेकेंडरी डेटा। उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। ये ध्यान में रखना, ठीक है। यानी पहले किसी ने ओरिजिनल कलेक्ट किया है, उसके बाद उसको यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आप आंसर करो। विच ऑफ दिस इज नॉट ए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन? इनमें से डेटा कलेक्शन का मेथड कौन सा नहीं है, ठीक है, जिसे डेटा हम नहीं लेते हैं। क्वेश्चनियर्स, बी इंटरव्यूज, सी ऑब्जर्वेशंस, डी एक्सपेरिमेंट्स। तो सब आंसर करो। यानी आपको बताना है जिससे हम डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं, किस कौन सा मेथड वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स। ये ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बट ऑप्शन इधर उधर के होते हैं थोड़े से, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन को आप स्टडी अच्छे से करना। यानी जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छे से रिपीट करो, उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, देखो टॉपिक को मतलब रिपीट करना है, ठीक है, टॉपिक। तो क्वेश्चन कोई बन सकता है उस टॉपिक में से। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट कोई मेथड नहीं है डेटा कलेक्शन का, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। वैसे डेटा कलेक्शन क्या क्या है। जब हम डेटा कलेक्शन, इसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक होता है सेकेंडरी सोर्सेज, दूसरे होते हैं प्राइमरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज से हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग एंड क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जर्वेशन में हम लेते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, तो इस तरह प्राइमरी सोर्सेज में हम लेते हैं इंटरव्यू में लेते हैं हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में हम मेलर क्वेश्चनियर मेल करते हैं या कलेक्टिव क्वेश्चनियर, या हम जाते हैं खुद बाय पर्सन और फिर हम उन क्वेश्चनियर्स को पार्टिसिपेंट्स को देते हैं और फिर कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसी तरह सेकेंडरी सोर्सेज में आता है डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। हाँ, उस तरह अर्लियर रिसर्च, ठीक है, सेंसस, पर्सनल रिकॉर्ड्स, क्लाइंट हिस्ट्रीज, सर्विस रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे किसमें आते हैं? सेकेंडरी सोर्सेज में। आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। A correlation coefficient is best characterized as, correlation coefficient जो है इसको हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है। ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में हम दिखाते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। हाँ, एन इंडेक्स ऑफ द कॉजल डायरेक्शन बिटवीन एन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम दिखाते हैं कॉज, ठीक है। हाँ, एंड इंडिकेशन ऑफ द लाइक्लीहुड दैट एन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग विल बी रिप्लिकेटेड बाय अदर्स। तो यानी जो हमने एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग ले ली है वो दूसरे भी ऐसे ही मतलब ले लेंगे, ठीक है। हाँ,
इस तरह मेजर ऑफ द लाइकलीहुड दैट ऑब्जर्व डिफरेंसेस मे बी एट्रीब्यूटेड टू चांस। ओके, सो आप आंसर देखो क्या आएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको मतलब नाम से ही समझ लेना। जो इसका नाम है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, नाम से पता चलता है ये क्या है। तो चलते देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, ठीक है। मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी अगर हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर इंटेलिजेंस अगर ज्यादा होगी इंटेलिजेंट तो क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी, है ना, क्रिएटिविटी भी ज्यादा होगी। या कोई क्रिएटिव ज्यादा होगा बट उसको वो इंटेलिजेंट ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो ये हम कहेंगे कि यानी दो वेरिएबल्स के बीच में है जब हम क्या दिखाएंगे, रिलेशनशिप। या जेंडर में हम ले लेंगे और हम क्रिएटिविटी देखेंगे कि मेल्स जो है वो ज्यादा क्रिएटिव है या फीमेल ज्यादा क्रिएटिव है। तो हम जब इस पे स्टडी करेंगे तो जब हम उसमें रिलेशनशिप दिखाएंगे तो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम वहां पे देखेंगे, ठीक है, उन दो वेरिएबल्स के बीच में। तो दैट कम्स अंडर रिलेशनशिप, दैट कम्स अंडर कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट में क्वेश्चन 14, इसको पढ़ो और आंसर करो। व्हाट इज ए क्रॉस सेक्शनल डिजाइन? क्रॉस सेक्शनल डिजाइन किसको कहते हैं? A study of one specific segment of customers. B, the research design that is free from any personal bias. C, the collection of data from more than respondents in the same time period. D, a comparison of two or more variables over a long period of time. चलो सब आंसर करो। मैंने बहुत बार बोल दिया को क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है ना। हाँ, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलो सब आंसर करो। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मोर देन रेस्पोंडेंट इन द सेम टाइम पीरियड। यानी सेम टाइम पीरियड में हम डिफरेंट एज ग्रुप्स का लेते हैं डेटा, दैट इज क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। यानी डिफरेंट एज ग्रुप, फॉर एग्जांपल हम चिल्ड्रन से लेते हैं, हम एडोलसेंट से लेते हैं, हम एडल्ट से लेते हैं, है ना, या ओल्ड पीपल उनसे लेते हैं। तो बट एट सेम टाइम तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, ठीक है। इसी तरह हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में हम एज सेम होती है बट उसमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइम पीरियड पे लेते हैं हम डेटा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन 15, इसको पढ़ो और आंसर करो। रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड इथिकली इफ इट, रिसर्च को हम इथिकल नहीं मानते हैं अगर ये हो सकते हैं क्या, ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट, डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली, इज नॉट ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। और हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर करो, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट। यानी जो एक रेस्पोंडेंट यानी जो क्वेश्चनियर लेता है ना, क्वेश्चनियर जो फिल करके देता है, या कोई जिससे हम इंटरव्यू लेते हैं, यानी जो पार्टिसिपेंट होता है, उसकी प्राइवेसी को अगर हम नहीं दिखाएंगे, यानी उसकी प्राइवेसी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसने क्या बोला है अपने इंटरव्यू में, या उसके क्वेश्चनियर जो फिल किया उसमें क्या बोला है ना, क्या लिखा है, तो उसको हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, है ना, उसके आइडेंटिटी को हम दिखाएंगे नहीं, तो उस वक्त हम उसको एथिकल बोलेंगे। वरना अगर हम मतलब इसको डिस्क्लोज अगर करेंगे, अगर हम इसको डिस्क्लोज करेंगे तो वो एथिकल नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम उस वक्त उसको कंसिडर एथिकल नहीं करेंगे, हैं। अगर हम करेंगे उसको, फॉर एग्जांपल उसकी प्राइवेसी, उसके आइडेंटिफिकेशन हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, दैट कम्स अंडर एथिकल, ठीक है।
तो अगर हम नहीं करें, डज नॉट एंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट, तब हम उसको नॉट एथिकल बोलेंगे, ठीक है। इट इज नॉट एथिकल, यानी दूसरे को पता चलेगा इसे क्या बोला है ना। हाँ, पूरी पॉपुलेशन को पता चलेगा या पूरे यूनिवर्स को पता चलेगा, है ना। तो ये आप ध्यान में रखना। हाँ हाँ, कब हम एथिकल बोलेंगे, कब हम एथिकल नहीं बोलेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ो और आंसर करो। एथिकल ट्रांसग्रेशन इज, एथिकल ट्रांसग्रेशन क्या होती है, ठीक है। फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल्स डिफाइनिंग एथिकल प्रिंसिपल्स, डिफाइनिंग एथिक्स, नन ऑफ द अबव। सो आप देखो इसको और आंसर करो। एथिकल ट्रांसग्रेशन क्या होती है? वेरी गुड, ऐसे आंसर करो। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, डिफाइंग एथिकल प्रिंसिपल्स। जो एथिकल प्रिंसिपल्स होंगे उनको हम डिफेंड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो दैट इज एथिकल ट्रांसग्रेशन, ठीक है। यानी एथिकल प्रिंसिपल्स को हम अच्छे से लागू करेंगे, है ना, अच्छे से फॉलो भी करेंगे या उनको डिफेंड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उस वक्त हम उसको एथिकल ट्रांसग्रेशन बोलेंगे। ओके, देखो, अकॉर्डिंग टू ब्रैगमैन, विजमा एंड स्वेनबर्ग इन 2012, उन्होंने बोला कि एथिकल ट्रांसग्रेशन रेफर्स टू द वायलेशन ऑफ स्पेसिफिक एथिकल प्रिंसिपल। यानी अगर हम वायलेशन करेंगे किसी एथिकल प्रिंसिपल को, बट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई इंटेंशनल रॉन्गफुल बिहेवियर, बट उसमें हम कोई रॉन्गफुल बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इंटेंशनली हम दिखाएंगे, वो अनइंटेंशनल हो सकता है, ठीक है। यानी हम वायलेशन जब करेंगे, अगर हम वायलेशन करेंगे किसी एथिकल प्रिंसिपल को, दैट कम्स अंडर एथिकल ट्रांसग्रेशन। ओके, यानी हमें डिफेंड करना है, ठीक है, किसको, एथिकल प्रिंसिपल्स को। क्या क्या होता है एथिकल प्रिंसिपल? एक होता है रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है, रेस्पेक्ट करना ऑटोनॉमी को। रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी क्या होता है? ड्यूटी टू रेस्पेक्ट ए पेशेंट्स राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, है ना, ये आप ध्यान में रखना। इस तरह नॉन मेलिफिसेंस, तो ये भी एक एथिकल प्रिंसिपल है, ठीक है। इस तरह बेनिफिसेंस, इस तरह जस्टिस, है ना, ये सारे है एथिकल प्रिंसिपल, इनको आप देख लेना। नॉन मेलिफिसेंस होता है ड्यूटी टू अवॉइड कॉजिंग हार्म एंड टू मिनिमाइज हार्म टू पेशेंट, यानी हम नुकसान नहीं पहुंचा देते हैं, ठीक है, किसको, एक रेस्पोंडेंट को हम कहेंगे या पेशेंट को कहेंगे, ठीक है। नॉन मेलिफिसेंस। इस तरह बेनिफिसेंस क्या होता है? हम मैक्सिमम यानी बेनिफिट ज्यादा देते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब एक पेशेंट को हम ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं, दैट बिकम, यानी बेनिफिशियल ही होता है, नाम से पता चलता है ना, ज्यादा बेनिफिट्स। बेनिफिशियंस मींस बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब क्या है? ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। इस तरह जस्टिस मतलब इक्वालिटी होती है ना। हाँ, ड्यूटी टू ट्रीट पेशेंट इज फेयरली एंड इक्वली, ये इक्वली है यहाँ पे। ओके, इसको आप ध्यान रखना। हाँ, तो ये आप समझ, इसको आप अच्छे से समझना। ओके, हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which of the following ideas is not associated with the tenets of situation ethics? यानी इनमें से कौन सा आइडिया ऐसा है जो सिचुएशन एथिक्स के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है, यानी एथिक्स के साथ जो रिलेटेड नहीं है। ए, एनीथिंग गोज। बी, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। सी, नो चांस, नो चॉइस। डी, ऑल द अबव। चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, ऑल द अबव, यानी एनीथिंग गोज, है ना, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, नो चॉइस। तो ये सारे नहीं आते हैं किसके अंडर, ये रिलेट नहीं होते हैं एथिक्स के रिलेटेड। ओके, सो ये ध्यान में रखना।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़ो आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ हार्म दैट माइट बी सफर्ड बाय रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ हार्म, है ना, जो नुकसान पहुंचाते दूसरे को, दैट माइट बी सफर्ड बाय रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स को कुछ नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है। ए फिजिकल इंजरी, बी स्ट्रेस एंड एंजाइटी, सी इम्पेयर डेवलपमेंट, डी ऑल द अबव। चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल द अबव, यानी इनमें सब हो सकते हैं एक पार्टिसिपेंट्स के साथ। फिजिकल इंजरी हो सकती है, स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है ना, इम्पेयर डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है एक पार्टिसिपेंट्स के साथ, यानी फिर वो हमें अपना जो डेटा होगा वो नहीं दे सकता है ना, ये ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 19, इसको पढ़ो और आंसर करो। द मेन पर्पज ऑफ पर्सनल डेटा बीइंग केप्ट कॉन्फिडेंशियल रिसर्च स्टडीज इज, यानी हमारा मेन मोटिव क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है कि हम एक डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, ठीक है, रिसर्च स्टडीज में, ठीक है। ए टू हाइड फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स व्हाट हैज बीन रिटन अबाउट देम, तो हम उसको छुपा देते हैं, है ना, उस डेटा को बाकी पार्टिसिपेंट से। इस तरह बी एप्रहेंजन ऑफ हार्म आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो हम बोलते हैं कि यानी इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, है ना, हाँ, उसके हम कहेंगे सेंटिमेंट्स को। सी फॉर एक्सेस बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, यानी उसको हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए एक्सेस करते हैं कि वो एक्सेस करेंगे इसको, ठीक है। डी टू नो मोर अबाउट प्राइवेट लिव्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो उनकी प्राइवेट लाइफ के लिए हम जान सकते हैं कुछ, है ना, हाँ। तो आप इसमें आंसर करो सब। ये भी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, ठीक है, एप्रहेंजन ऑफ हार्म आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये आप ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी क्या होता है ये कि यानी हमें दूसरी की जो इंफॉर्मेशन होगी उसको हमें मतलब कॉन्फिडेंशियल रखना है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है कि यानी उसको हमें दूसरों तक पहुंचा नहीं देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, उसकी एनोनिमिटी जो है वो डिस्क्लोज हो जाए, ठीक है, तभी हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। ओके, सो कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है, इट परटेन्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एन इंडिविजुअल हैज डिस्क्लोज्ड इन रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, यानी उसने किसी ट्रस्ट के बेस पे उसने दे दिया हमें एक डेटा, ठीक है, हाँ, तो उस ट्रस्ट को हमें तोड़ना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। सो उसको उसने मतलब हमने उसको परमिशन ले लिया, तो फिर उसने अपना डेटा दे दिया है, बट हमने उसमें लिख लिया है यही कि हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ना, तो वो ओरिजिनल सोर्स होता है उस डेटा का, ठीक है। सो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डिस्क्लोज नहीं, कि दूसरे तक नहीं पहुंचा देते हैं, या उसको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाने देते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। सो इसको पढ़ो और आंसर करो। द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग द सेम डेटा एंड रिजल्ट्स इन मोर देन वन जर्नल और पब्लिकेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल इश्यूज, यानी अगर हमारा जो काम है, कोई रिसर्च हमने किया है, तो उसको हम मोर देन वन जर्नल में हम पब्लिश करेंगे, यानी 2 जर्नल, 3 जर्नल, 4 जर्नल्स में हम उसको पब्लिश करेंगे, तो उस वक्त हम उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल पब्लिकेशन, बी डुप्लीकेट पब्लिकेशन, सी फुल पब्लिकेशन, डी नन ऑफ द अबव। चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, डुप्लीकेट पब्लिकेशन, यानी उसने एक ही काम, एक ही रिसर्च उसने पब्लिश किया है बहुत सारे जर्नल्स में, बहुत सारे
है ना पब्लिकेशन में, तो उस वक्त हम उसको डुप्लीकेट पब्लिकेशन बोलेंगे। ओके, सो जो हम काम करेंगे, जो हम रिसर्च करेंगे, उसको एक रिसर्च जर्नल में पब्लिश करना होता है, बाकी में नहीं। ठीक है, जिसमें हो जाएगा वो उसी पे, फिर दूसरे में हम नहीं कर सकते, उसका वैल्यू भी नहीं रहता है फिर। ठीक है, हाँ ये ध्यान में रखना। सो थैंक यू। आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ फिलर फॉर्म के एक एप्लीकेशन आते हैं, उसको आप डाउनलोड करके वहां से आप मॉक टेस्ट क्विज़ दे सकते हैं। ओके, सो आप इस नंबर पे फीडबैक दे सकते हैं, या आप कमेंट में भी फीडबैक दे सकते हैं, इस वेबसाइट पे भी फीडबैक दे सकते हैं, www.fillerform.info। ठीक है, सो आपका फीडबैक जो है वो वैल्यूएबल है ना। हाँ, सो ये 2 PM का जो क्लास है इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो ये फ्री क्लास से इनका आप लाभ लीजिएगा। ठीक है, सो पेपर 1 जो है ये आपका स्कोर बढ़ा देता है, इसीलिए आप कंसेप्ट को क्लियर कर लो। ठीक है, आप जो MCQs और PYQs इनको सॉल्व कर लो। सो दिस बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ओके, सो ये फिलर फॉर्म के अचीवमेंट है। आप भी पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, हार्डवर्क करो। ठीक है, तो आपका नाम भी नेक्स्ट टाइम लिस्ट में आ जाएगा JRF अचीवर्स में, और जो नेट क्वालिफाई करेंगे उनका नेट अचीवर्स में नाम आ जाएगा। ओके, सो ये क्विज दे दो आप जब भी ये क्विज होगी, है ना। आप हार्डवर्क करते रहो। ठीक है, और आपकी सक्सेस आपके जेब में होगी। ठीक है, सो आपको कोई प्रश्न होगा आप पूछ लो प्रश्न। ठीक है, और कोई क्वेश्चन होगा उसको पूछ लो। तो जिन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हैं मैं उनको एड्रेस करूंगा एक साथ में। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आए थे तो उनको मैं करूंगा एड्रेस। तो थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो देख ले, बाद में भी देख ले। ठीक है, ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।